वंस अगेन वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं किसको, आर्टिकल 14 को, हमारे फंडामेंटल राइट्स को। हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमने स्टार्ट किया था आर्टिकल 12 से, और हम इसको लेकर चलेंगे आर्टिकल 35 तक। ठीक है, तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक अब हम आ रहे हैं 14 पे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 12 को कवर कर लिया, बिल्कुल कवर कर लिया। 13 को कवर कर लिया, बहुत अच्छे से कवर कर लिया। क्या हमने इससे पहले वाले पार्ट को, जो हमारा प्रेम्बल है, इतना इंपॉर्टेंट है जिससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, क्या हमने उसको कवर कर लिया? डेफिनेटली हमने उसको कवर कर लिया। ठीक है, तो क्या हमने ये सब वीडियोस देख ली हैं? ये क्वेश्चन तो आप अपने आप से करें, मुझसे मत करें। ठीक है, अगर देख ली हैं वेल एंड गुड, नहीं देखी हैं तो उनको देख लो पहले। ठीक है, आई बटन है यहाँ पर मिल जाएगी आपको वीडियो सारी। नहीं यहाँ मिल रही हैं, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा, मिल ही जाएगा। अब ये मत सुनना कि भाई मैं ये कहूंगा कि नहीं नहीं यहाँ नहीं मिला तो वहां मिलेगा, ऐसा नहीं है। मिल ही जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मैं डाल रहा हूँ लिंक, मिलेगा कैसे नहीं, कमाल होगी यार। तो हमने आर्टिकल 13 के अंदर, 12 के अंदर देखा था कि भाई, सबसे पहले हमने क्या देखा कि भाई क्या स्टेट क्या है ना, स्टेट क्या है, हमने आर्टिकल 12 के अंदर देखा। आर्टिकल 13 में हमने देखा, कह सकते हैं कि लॉ क्या है, डॉक्ट्रिन्स के बारे में पढ़ा, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या है, वेवर क्या है, एक्लिप्स क्या है, ये सब हमने डिटेल में बात करी है केस लॉज के साथ, है ना। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 14 के बारे में। इसके बारे में, आर्टिकल 14 के बारे में। तो आर्टिकल 14 जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूं कहें कि सही मायने में हमारे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 से शुरू होते हैं। ठीक है, वैसे वो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, बट कह सकते हैं कि यहाँ से ये दिखता है कि ये राइट है। ठीक है, तो क्या हुआ इसके अंदर, ये बोलते हैं कि इक्वेलिटी बिफोर लॉ, स्टेट, लिख लो, मैं साथ साथ बताता रहता हूँ। इक्वेलिटी बिफोर लॉ, इसके अंदर कहते हैं द स्टेट शेल नॉट डिनाई एनी पर्सन। द स्टेट, लिख लो साथ साथ मैं बोल रहा हूँ, द स्टेट शेल नॉट डिनाई एनी पर्सन। क्या डिनाई नहीं करेगा स्टेट किसी पर्सन को? पहली बात लिखो, वन, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, सेकंड क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ठीक है, क्या कह रहा है कि भाई देखो, वैसे आर्टिकल 14 को इन जनरल समझ लो कि है क्या। इन जनरल आर्टिकल 14 कहता है कि देखो, कानून की नजर में ना, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो एक प्रेसिडेंट हो, चाहे वो एक दिहाड़ी मजदूर करने वाला कोई पर्सन हो, या फिर वो कोई भी हो, ठीक है, एक आईएएस ऑफिसर हो बेशक, तो अगर कोई भी है तो ये सब लॉज की दृष्टि के आगे सेम है। ठीक है, अगर इनमें से कोई आईएएस कोई ऑफेंस कर रहा है, तो उसके लिए भी भारतीय न्याय संहिता की वही धारा लगेगी जो दूसरे के लिए लग रही है। ठीक है, ऑल दो नो डाउट, अब तुम में से बहुत लोग कहेंगे पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट के लिए अलग लगती है। ठीक है, मैं मान जाता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन कहने का इनका जो अभिप्राय है, जो इनका क्रक्स है, वो क्या है कि भाई सबको सजा मिलेगी। कोई इस चीज का प्रिविलेज नहीं ले सकता कि भाई मैं तो आईएएस हूँ तो मुझे छोड़ दो, मैं क्यों जाऊं तुम्हारे साथ, क्यों मुझे तुम अरेस्ट कर रहे हो, ऐसी चीजें नहीं होंगी। ठीक है, तुम सब बराबर हो लॉ के आगे, आर्टिकल 14 ने कहा। ठीक है, और तुम समानता का अधिकार दे दिया तुम्हें, अब तुम सब बराबर हो गए हो। ठीक है, ये तो थी लॉस की बात। जैसे अब मान लो इक्वालिटी कैसे की जा सकती है, अगर कोई एक बच्चा हेल्दी है, ठीक है, उसको हर रोज भरपूर पोषण मिल रहा है उसकी घर की तरफ से भी, तो गवर्नमेंट ये सोचेगी कि इसको तो घर से मिल ही रहा है और ये वैसे भी हेल्दी है, तो इसको हम एक ब्रेड का पैकेट दे देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर दूसरी साइड कोई बच्चा कुपोषण का शिकार होता जा रहा है, उसको घर पे भी कुछ न्यूट्रिएंट्स खाने के लिए नहीं है, तो उसको एक मिल्क की बोतल, दो ब्रेड के पैकेट फालतू में दे दिए, मतलब एक्स्ट्रा में दे दिए, तो क्या ये डिफरेंशिएशन किया उन्होंने? क्या डिस्क्रिमिनेशन किया? ये एक डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। आगे हम 16, 17 और 15 में पढ़ने वाले हैं कि क्या चीज है ये। ठीक है, तो बेसिकली ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, जो आर्टिकल 14 ही कहता है कि तुम कर सकते हो, ये रीजनेबल है। ठीक है, ये रीजनेबल है। तुम, क्योंकि उसको तो तुम इक्वल लाने के लिए कोशिश कर रहे हो ना, इसलिए तुम इक्वेलिटी की बात कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि इक्वेलिटी बिफोर लॉ जो कंसेप्ट है, ये कहाँ से लिया गया है? ये इंग्लैंड से लिया गया है, इंग्लैंड से। ठीक है, लिख लो ये साथ में, इंग्लैंड से। और ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका से। ठीक है जी सर, आगे बात करते हैं। आर्टिकल 14 जनरल प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, लिखो इसको, आर्टिकल 14 जनरल प्रिंसिपल
ऑफ इक्वेलिटी। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, इसके अंदर एक कंसेप्ट आता है रूल ऑफ लॉ का। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट दिया था एवी डाइसी ने। एवी डाइसी गेव द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। ठीक है, लिख लेना इस लाइन को भी। अब इसने कहाँ दिया था ये? इसकी एक बुक थी, इन हिज बुक। बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है भाई कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, तो लिखेंगे एवी डाइसी गेव द रूल ऑफ लॉ, कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इन हिज बुक, इन्वर्टेड कॉमास, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे एवी डाइसी रूल ऑफ लॉ इज गिवन, एवी डाइसी रूल ऑफ लॉ इज गिवन मेनली इन आर्टिकल 14, मेनली इन आर्टिकल 14 of Indian Constitution, of Indian Constitution, and also in preamble, and also in preamble, as in equality of status, as in equality of status and opportunity, and opportunity। ठीक है, अब इसके अंदर हेडिंग डालेंगे, लिखो हेडिंग स्टेटमेंट अबाउट रूल ऑफ लॉ। और ध्यान रखें हमेशा एक बात, हमेशा चाहे टेबल पे लिख लो, अपने जहां पढ़ रहे हो उस दीवार पे चिपका लो, या अपने फोन के वॉलपेपर पे लगा लो, कहीं पे भी, कि जो मैं करा रहा हूँ ऐसे ही नहीं करा रहा, हवा में नहीं करवा रहा। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ाने के लिए, सिलेक्टिव पोर्शन उठा रहा हूँ, सिलेक्टिव ही करवा रहा हूँ। और क्यों करवा रहा हूँ? एक एनालिसिस, एक रिपोर्ट तैयार करके कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है, क्या वो पूछ सकते हैं। अगर उन्होंने 19th किसी लेवल को अगर हम मेजर कर रहे हैं, तो अगर वो लेवल 19 पे पहुंच चुके हैं, तो हम 21 का पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम 21 का पढ़ रहे हैं कि इस साल बेशक हमारे पास 20 का लेवल आए, तब भी हम उसको अटेम्प्ट कर सकें। समझ रहे हो इस बात को? तो ये हम 17 या 16 का नहीं पढ़ रहे। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो लेवल 10 पे बैठे हैं, अभी लेवल 19 पेपर पूछ रहा है, हम वही पुरानी बातें घिसी पिटी रटे जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, और ना ऐसा होगा हमारे साथ, तो एटलीस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है बातें। तो इसके अंदर लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ इज इम्पोर्टेंट फंडामेंटल पिलर, इज फंडामेंटल पिलर ऑफ ऑफ लिबरल लिबरल एंड सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी, एंड सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। पॉइंट नंबर 2, सेकंड पॉइंट है, रूल ऑफ लॉ इज नॉट मेयरली पब्लिक ऑर्डर, नॉट मेयरली पब्लिक ऑर्डर, द रूल ऑफ लॉ, द इसी में है, इसके आगे फुल स्टॉप के बाद, द रूल ऑफ लॉ इज सोशल जस्टिस, द रूल ऑफ लॉ इज सोशल जस्टिस बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन पब्लिक ऑर्डर, बेस्ड ऑन पब्लिक ऑर्डर। ठीक है जी, थर्ड थर्ड पॉइंट लिखेंगे, लिखिए, द सब्सटेंटिव, द सब्सटेंटिव रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ इज द रूल ऑफ, इज द रूल ऑफ प्रॉपर लॉ, प्रॉपर लॉ एंड, सॉरी एंड नहीं है, विच बैलेंसेस द नीड, द नीड ऑफ द सोसाइटी, ऑफ द सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल, एंड द इंडिविजुअल। ठीक है भाई साहब, लिख लिए इतना। इसके अंदर अब एरो डाल के लिखेंगे केस। केस है हमारा स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर,
अली सरकार 1952। इसके अंदर लिखेंगे चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस पतंजलि चीफ जस्टिस पतंजलि शास्त्री held that held that both the expression both the expression means only one and the same thing, only one and the same thing, and the first expression the first expression is corollary corollary to second। ठीक है। सेकंड केस इसके अंदर लिखेंगे इंदिरा नेहरू गांधी इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण। लिखो इसके अंदर रूल ऑफ लॉ रूल ऑफ लॉ इज बेसिक स्ट्रक्चर इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है भाई। अब लिखें थर्ड केस है हमारा स्टेट ऑफ बॉम्बे स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा 1951 का केस है ये। फोर्थ पॉइंट है हमारा डालमिया आर के डालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर नहीं जस्टिस तेंदुलकर। ठीक है 1958 का। अब इनके अंदर हेल्ड पार्ट लिखो हेल्ड पार्ट इट वाज हेल्ड दैट आइडेंटिकल ट्रीटमेंट आइडेंटिकल ट्रीटमेंट इन अनइक्वल circumstance would amount to would amount to inequality inequality so so the reasonable classification the reasonable classification is not only permissible permissible but but necessarily but necessity of society to progress। ठीक है। so reasonable classes reasonable classes satisfied satisfied by by two conditions for any law। अब वो टू कंडीशंस कौन कौन सी हैं? एक तो है इंटेंजिबल डिफरेंशिया मुझे ना इसकी स्पेलिंग में थोड़ा डाउट हो रहा है। अगर आपको लग रहा है तो प्लीज मुझे सही करना। मुझे इसमें स्पेलिंग में कुछ डाउट हो रहा है और अभी मैं इसको क्रॉस चेक नहीं कर सकता एट दिस टाइम। ठीक है। और दूसरा हमारा है रेशनल एक्सेस। ठीक है जी। तो इसके अंदर लिखेंगे क्या है इट रेफर्स टू रीजनेबल एंड लॉजिकल बेसिस फॉर क्लासिफाई individual into
individual into distinct group distinct group for the purpose of legislation for the purpose of legislation or we can say or we can say it means which distinguish the person which distinguish the person or things grouped together from other left out of group from other left out of group. सेकंड है रेशनल नेक्सस रेशनल नेक्सस। इसके अंदर लिखेंगे विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट सो टू बी अचीव्ड ठीक है। जो आपका एक्ट का ऑब्जेक्ट है वो अचीव कैसे होगा उसके लिए जो भी स्टेप्स होंगे वो रेशनल एक्सेस के अंदर कवर हो सकते हैं। ठीक है। और जैसे देखिए ऊपर हमने बात की कि जहाँ पे आप आइडेंटिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं अनइक्वल सर्कमस्टांसेस में, अनइक्वल सर्कमस्टांसेस वाला केस मैंने आपको बताया था कि एक तो ये लड़का है जो स्वस्थ खानदान से है, बढ़िया खाता है पीता है, कि ये है बेचारा, ठीक है, ये इसको कुछ नहीं खाने पीने को मिलता। अब तुम इसको भी एक ब्रेड का पैकेट दे रहे हो और तुम इसको भी एक ब्रेड का पैकेट दे रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि भाई ये ये जस्टिस है, ये इक्वालिटी है? ये नहीं, इक्वालिटी नहीं है। तुम अगर इसको एक दे रहे हो तो दो, डेफिनेटली दो, बिल्कुल अच्छी बात है, देना भी चाहिए इसको, लेकिन तुम दूध के साथ कुछ और दो, इसके सॉरी ब्रेड के साथ दूध भी दो, मिल्क दो या कुछ और दो, बादाम दो, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसको इसके लेवल पे पहुंचने में भी बहुत टाइम लगने वाला है। तो इसको हम बेसिकली अगर हम इसको ब्रेड दे देते तो ये आइडेंटिकल ट्रीटमेंट होता अनइक्वल सर्कमस्टांसेस में, इसके तो सर्कमस्टांसेस अलग है ना। इस हिसाब से रिजर्वेशन भी बढ़ता है हमारा, है ना। ये मान लो एससी है या एसटी लगा लो, ये है जनरल का या ओबीसी का लगा लो, ठीक है। तो ये वैसा ही नेक्सस है, ठीक है। अब इसके अंदर एक केस लिखेंगे इससे अलग, फिफ्थ हमारा है केस आरके गर्ग आरके गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। आरके गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। इसके अंदर लिखेंगे इट वाज हेल्ड दैट, क्या हेल्ड हुआ? इट वाज हेल्ड दैट आर्टिकल 14 forbids forbids class legislations but but allow but allows reasonable classifications। ठीक है। सिक्स्थ केस लिखेंगे स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली 1952। इसके अंदर हेल्ड पार्ट लिखेंगे हेल्ड दैट देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स it was held that there are two different things and it is important to have nexus oblique relations oblique लिखना मत, oblique ऐसे, ठीक है, ये वाला। तो इसको कैसे लिखोगे आप? नेक्सस oblique relations between the basis of classification between the basis of classification and and object of the act। ठीक है। सेवेंथ केस इसके अंदर हम लिख रहे हैं, लिखो चिरंजीत लॉ है। हाँ लिखो, सॉरी, आई एम सो सॉरी। चिरंजीत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया चिरंजीत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया
इसके अंदर लिखेंगे इट वॉज हेल्ड दैट सिंगल इंडिविजुअल कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज क्लास। ठीक है जी, डन है। एट्थ केस लिखेंगे ईपी रोयप्पा ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1974 सुप्रीम कोर्ट। लिखो इसके अंदर हेल्ड दैट हेल्ड दैट इट वाज हेल्ड दैट इक्वालिटी इज अ डायनेमिक concept and cannot be confined the traditional and doctrinal limits. The equality is antithesis of arbitrariness. The equality is antithesis of arbitrariness। ठीक है। नाइन्थ केस लॉ लिखेंगे और लास्ट केस लॉ हमारा। इसके अंदर लिखो भाई बुढ़न वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसके अंदर लिखो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट so far as the guarantee of equal protection in article 14 is concerned, any state action, executive, legislative, judicial, which contravene article 14 is void। ठीक है। तो अभी तक देखने के लिए तो पहली बात आपको थैंक यू। ठीक है, और सब्सक्राइब करो अगर आपने नहीं किया अभी तक। ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर करो, वीडियो को लाइक किया करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, व्हाट्सएप का लिंक ज्वाइन करो, सबसे बड़ी बात। ठीक है, व्हाट्सएप का ग्रुप का जो है लिंक ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका। डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा तो चैनल पे जाके अबाउट में वहाँ पे लिंक्स होता है, लिंक्स का ऑप्शन है, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करना है आपने। थैंक यू।